नमस्कार। आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता जो थी, क्योंकि हमने जो पार्ट 1 में जाना हड़प्पा सभ्यता का नाम कहाँ से आया, यानी इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके अलावा इसके और क्या नाम हैं, और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया, और उसके अलावा हमने कुछ इतिहास के बारे में जाना था कि इतिहास का परिचय, सामान्य परिचय क्या है, इतिहास को कैसे बांटा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इससे पहले लेक्चर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता में जाना। लेकिन आज जो हम जानने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है ये। इसके अंदर हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, वो सबसे पहली नगरीय क्रांति थी। ठीक है, सबसे पहली नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। और ये एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगरीय सभ्यता यानी कि ग्रामीण सभ्यता नहीं बोलते हैं इसको, नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे उदाहरण अभी हमें देखने को मिलेंगे जिसकी जो आज आधुनिक काल में जो नगर हैं उसकी हम तुलना हड़प्पा कालीन नगरों से कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो वास्तव में हमें हड़प्पा इसका नाम पड़ा क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी, और इसीलिए हमें इसका नाम हड़प्पा, हम इसको जो है हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। यदि हम कुछ और बात करें, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसकी जो सबसे पहले हमें पता लगा 1921 में पाकिस्तान में हड़प्पा नामक जो स्थल था, वहाँ से हमें इसके बारे में पता लगा, इसीलिए हमने इसको हड़प्पा संस्कृति का नाम दे दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे नगर जो कि खुदाई होने के दौरान धीरे धीरे खोज होती चली गई, और बहुत सारे नगरों की जो हड़प्पा के नगर बोले जाते हैं जिनको, जो आसपास के क्षेत्रों में खुदाई होने के बाद निकले, जिसमें देखिए पूरा का पूरा राजस्थान था। और ये जो हमारी सिंधु नदी थी, सिंधु नदी घाटी के आसपास का जितना क्षेत्र था उसमें कई नगरों की खुदाई होने के बाद कई नगरों के बारे में हमें पता लगा। तो इन सबको हड़प्पा संस्कृति में ही ये सब सारे नज़र आते हैं। जैसे गुजरात में मोहनजोदड़ो, आपका क्या नाम है, मोहनजोदड़ो है, सुतका गेंडोर है। इसके अलावा हमारा नहीं, ये राजस्थान में है, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो, सॉरी, मेहरगढ़ है, ये पाकिस्तान का इलाका है। इसके अलावा बालाकोट है, ये पाकिस्तान का इलाका है। और इसके अलावा आपका यदि हम यहाँ पे सिंधु नदी घाटी की तरह जाएँ तो आपका कोटवीजी ये भी है, चहुदड़ो है, ये सब आपका जो है उधर आता है पाकिस्तान के इलाके में। इसके अलावा आपका राजस्थान में बनावली, कालीबंगा, ठीक है, और हरियाणा में रानीगढ़ी, और इधर आपका जो है गुजरात में धौलावीरा, सुतकोटवा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, और इसके अलावा आपका ये कुछ जो है गुजरात के अंदर हमारे पड़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दैमाबाद है जो कि आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में इधर पड़ता है, और मांडा उधर कश्मीर के क्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये इतना बड़ा इलाका है हड़प्पा संस्कृति का, इन सब में से कुछ ना कुछ खुदाई होकर कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे कि हमें उस समय की संस्कृति के बारे में पता लगता है, सभ्यता के बारे में पता लगता है, उधर वहाँ की जल निकास प्रणाली के बारे में पता लगता है, नगरीय वहाँ किस तरह के घर थे, किस तरह के जो दुर्ग थे, किस तरह के जो है गलियाँ थीं, ये तमाम चीज़ें हमें वहाँ से जो है खुदाई करके जो हमें पुरातत्विक कुछ क्या नाम है साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पे हमने बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग जानते हैं और इतिहासकारों ने हमें बताया। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, बेसिकली इसमें हम बेसिकली ये जानेंगे कि ये जो हड़प्पा जो सभ्यता थी ये बेसिकली नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी, जल निकासन प्रणाली के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है मानी जाती है पूरे विश्व में, क्योंकि यहाँ पर सबसे उत्तम नगरीय सभ्यता में सबसे उत्तम जल निकास प्रणाली यहाँ की थी। यानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन था, नालियाँ बहुत बेहतरीन थी, कवर थी नालियाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यदि हम बात करें हड़प्पा के घरों की बात करें तो ये पक्की ईंटों के बने होते थे, मतलब यहाँ के जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थीं, और जो घर बने होते थे
वो क्या होते थे, सड़कों के किनारे बने होते थे, है ना। और सबसे मुख्य बात ये है हड़प्पा के घरों की कि जो इसके घर थे उनके जो मुख्य द्वार थे और खिड़कियां थी वो मेन सड़क की तरफ ना खुल के ये जो सहायक जो गली होती थी, यानी कि अंदर की जो गलियां होती थी उसकी तरफ खुलते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये रहा क्योंकि उस समय जो सड़कें थी वो कच्ची ईंटों की बनी होती थी, और कच्ची ईंटों की सड़कें बने होने की वजह से जब गाड़ियाँ आड़ियाँ चलती होंगी या जो वो बैलगाड़ी और ये तमाम जो चलती होंगी उस समय तो धूल उड़ती होगी, जिसके कारण जो है लोगों ने अपने जो मुख्य द्वार हैं और जो खिड़कियां दरवाजे जो थे वो सहायक गली की तरफ जो है, मेन गली की तरफ या मेन सड़क की तरफ ना करके सहायक गली की तरफ किया। इनके जो घरों के अंदर वही जैसे आजकल हमारे घरों के अंदर होता है, कहीं कहीं तो ये 2 मंजिला भी मिले हैं, लेकिन इनमें क्या है, कमरे थे, रसोई घर थे, स्नानागार था और बीच में एक आंगन था और कुआं हुआ करता था क्योंकि उस समय नल की खोज नहीं हुई थी। तो ये कुछ खास बातें थी उस समय के घर के हड़प्पा के संस्कृति के। तो और जो मेन जो बात है कि इनके जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे और जो ईंटों का माप हुआ करता था वो माप लगभग 4:2:1 का ये अनुपात होता था। 4:2:1 में होती थी, यानी कि 24 लंबाई होती थी और 16 चौड़ाई और 8 ऊंचाई जो है, इस तरीके से इनको नापा जाता था। बेहतरीन माप की ये हुआ करती थी। देखिए अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल्स हैं और बहुत सारी जगह बहुत तरह के मकान मिले हैं, लेकिन हम ईंटों की यदि हम इसकी बात करें सड़क की तो मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। मतलब जैसे कि आपका जो हड़प्पा की जो सड़कें थी वो कच्ची ईंटों की बनी थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की सड़कें जो थी वो पक्की ईंटों की बनी थी ना। तो मोहनजोदड़ो जो है मैंने आपको बताया है कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो जो है वो आपका पड़ता है कहाँ पे, ये हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसके अलावा मेहरगढ़ ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, बालाकोट, तो ये तमाम जो जगह हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो की सड़कें जो थी वो पक्की ईंटों की बनी थी और जो हमारे हड़प्पा की जो सड़कें थी वो कच्ची ईंटों की बनी थी। इसके अलावा कालीबंगा में क्या हुआ है, कालीबंगा में जो मकान मिले हैं वो मकान जो मिले हैं वो कच्ची ईंटों के मिले हुए हैं। जैसे कि हड़प्पा की जो मकान थे वो पक्की ईंटों के थे और कच्ची ईंटों के साथ साथ यहाँ पे अलंकृत ईंटों के मकान मिले, यानी अलंकृत मतलब कुछ ईंटों पे बना हुआ है, चित्रकारी की गई है, कुछ बना हुआ है। तो ये बात थी कालीबंगा की। ठीक है जी। तो कालीबंगा जो है हमारा ये राजस्थान में है, बानावाली भी राजस्थान में है। तो इसी तरह से यदि हम बात करें कि जो मुख्य खिड़की दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की तरफ कहाँ के खुलते थे, तो मुख्य खिड़की दरवाजे जो थे वो हड़प्पा के तो जो है वो सहायक गली की तरफ खुलते थे, ना कि जो है मुख्य सड़क की तरफ। लेकिन इसके लोथल के जो घर थे उनके खिड़की दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, लोथल के जो खिड़की दरवाजे थे घरों के। लेकिन हड़प्पा के घरों के खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, ये दोनों में अंतर है। और जैसे कि जल निकास प्रणाली जो थी वो बेहतरीन है हड़प्पा की, लेकिन जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है बनावली में, ठीक है। कहाँ पे दिखता है, बनवाली में, ठीक है। बनवाली के अंदर जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है और ये हड़प्पा के पास का ही नगर था और ये आपका राजस्थान में पड़ता है और हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है ना। तो ये चीज़ है पंजाब प्रांत में, तो ये चीज़ है। इसके अलावा चौहदड़ो से जो ईंटों के मकान मिले हैं वहाँ पे जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है बकराकार ईंटों का इस्तेमाल किया गया, नहीं बकराकार ईंटें वहाँ की हैं चौहदड़ो की, ठीक है। तो ये आपका कुछ डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। चौहदड़ो भी हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम हड़प्पा सभ्यता की मेन बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के जो है टीले मिलते हैं, यानी 2 तरह के जहाँ पर लोग रहा करते थे। एक टीला ऐसा था कि एक पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला, मतलब लोग रहा करते थे 1-2 टीले बना, मतलब कुछ सामान्य लोग जो थे वो सामान्य वर्ग के लोग वो पूर्वी टीले में यानी नीचे के टीले में रहते थे और जो पश्चिमी टीला जो था वो ऊंचाई पे बना होता था। और यहाँ पे क्या था, चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता था, किलेबंदी होती थी और दुर्गीकृत होता था ये। तो यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, ऐसा माना जाता है, जैसे शासक थे या पुरोहित थे, ये तमाम जो है यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पे यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ पे, यानी यज्ञ किया करते थे। तो कुछ यज्ञ के जो है हवन कुंड वगैरह मिले हैं यहाँ पे। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर हैं वो
जगह बने होते थे, एक पूर्वी टीले पे और पश्चिमी टीले पे। तो पश्चिमी टीला थोड़ा ऊंचा होता था और पूर्वी टीला नीचा होता था, जो सामान्य वर्ग के लोग यहाँ रहते थे। तो ये कुछ खास बातें थी यहाँ की। अब जैसे क्या हुआ है, जो धौलावीरा में क्या हुआ है, धौलावीरा में 3 प्रकार के मकान मिले हैं ना, अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के मकान मिले। और चौधड़ों में जो है क्या था कि यहाँ पे 2 प्रकार के थे, हड़प्पा में 2 प्रकार के मकान मिले। एक तो ऐसे जो पश्चिमी टीले पे बने हैं ऊंचाई पे, और एक ऐसे मकान जो नीचाई पे बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें धौलावीरा पे तो 3 प्रकार के मकान मिले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो चौधड़ो था ये एक एक्सेप्शनल है। यहाँ पे क्या है, कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। जैसे कि हड़प्पा में क्या था, पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गीकृत था, उसके चारों तरफ दीवारें थी, है ना, रक्षा प्राचीर बने हुए थे। लेकिन पूर्वी टीले में इसमें कुछ भी नहीं बना था हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन चौधड़ों में जो हिस्से थे उसमें किसी भी हिस्से में दुर्गीकृत नहीं थे वो, मतलब किसी भी तरह का कहीं भी चारदीवारी नहीं थी। कालीबंगा में क्या था, दोनों के दोनों जो हिस्से थे वो दुर्गीकृत थे, ये इसकी खास बात है कालीबंगा की। और लोथल और सुरकोतड़ जो थे, जो कि उसके क्या था, इनमें दोनों प्रकार के, इनमें ये दोनों भी जो है लोथल और सुरकोतड़, ये दोनों बंदरगाह हुआ करते थे उस समय के, बहुत ही फेमस बंदरगाह थे। क्या था, लोथल और सुरकोतड़ में, जो कि गुजरात के 2 बंदरगाह हुआ करते थे, लोथल और सुरकोटवा, सुरकोतड़ बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या था कि जो पश्चिमी और पूर्वी, ये 2 जगह जो किले थे, ये क्या था, यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी जो जगह थी जिनमें लोग रहा करते थे, ये दोनों दुर्गीकृत थे। मतलब एक ही प्रकार की जो है प्राचीरों से ये क्या थे, घिरे हुए थे, एक ही प्रकार की प्राचीरें थी, रक्षा प्राचीरें, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मकान इन लोगों ने बना लिए, मकान ये जानते थे कैसे बनाए जाते थे, और सड़कें जो है 90 डिग्री पे कटी होती थी। और हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है क्या नाम है, व्यवस्थित रूप से रहा करते थे। तो अब इसके अलावा ये इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ये हम लोग जानते हैं, कृषि करते थे ये लोग। तो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था, अर्थव्यवस्था इनकी पूरी कृषि के ऊपर आधारित थी। और कृषि का जो इस्तेमाल जो है, कृषि को जो है नवपाषाण काल से ही मानी जाती है। अब 9 प्रकार की यहाँ पे फसलों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो गेहूं और जौ की फसलें हैं। और यहाँ पे दाल और गन्ने के किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे यूनानी जो है, जो कपास की खेती यहाँ की जाती थी, इसीलिए इनको यूनानी जो है, यूनानी शब्द है इनके लिए। तो यूनान के लोग इन्हें सिंडन और सिंडोन कहा करते थे कपास को। और कपास जो थी यूनानी फसलें थी, और सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलें हड़प्पा में जो थी वो कपास की थी। यानी सबसे पहले जिस फसल का उत्पादन किया गया हड़प्पा के अंदर वो थी कपास की फसल। भारत में कपास की खेती की शुरुआत भी यहीं पे की गई, ठीक है, हड़प्पा के अंदर। और हड़प्पा में कपास की खेती सबसे पहले की गई थी। ये कुछ खास बातें हैं कि यहाँ पे हड़प्पा में सबसे पहले कपास की खेती की गई, और सर्वप्रथम मतलब कपास की खेती कहाँ की गई। तो ये सब चीज़ें जो हड़प्पा से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था वो चित्रात्मक भाषा थी, मतलब चित्रों के द्वारा एक आदान प्रदान होता था विचारों का। लेकिन चित्रों का आदान प्रदान, लेकिन उसकी लिपि आज तक हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन मछली और यू आकार के सबसे ज़्यादा चित्र यहाँ पाए गए हैं, और लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है आज तक, क्योंकि यहाँ पे चित्रों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। और जिस पद्धति के द्वारा इसको लिखा जाता था वो पद्धति ये थी लिपि की, वो थी वास्त्रोफिदन। यानी वास्त्रोफिदन जो पद्धति थी उसके द्वारा लिखते थे। इसको गौमुत्रिका पद्धति भी कहते हैं, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ नीचे लिखते चले जाते थे। तो ये कुछ था इसकी लिपि के बारे में, और ये कुछ था इसकी कृषि के बारे में कि यहाँ पर लोग डिपेंड करते थे। लेकिन जो भाषा के मतलब हम बोलते हैं कि लिपि के आधार पे ना, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल में मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर कोई साक्ष्य जो है लिखित नहीं मिले हैं, जो भी है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे हमने आज पता लगा पाया है। तो इसमें पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आता है। और आदि ऐतिहासिक काल जो था इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले, जैसे हड़प्पा संस्कृति की हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए उसको। और इसमें हड़प्पा और ऋग्वैदिक में दोनों में क्या था, लिखित तो हैं लेकिन हम उनको आज तक पढ़ नहीं पाए, ऋग्वैदिक में भी। और ऐतिहासिक काल में क्या है, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। तो इस क्या है कि इसमें आसानी से पढ़ा भी जा सकता है और उसकी लिपि का भी हमको पता लगा है। तो इस प्रकार से ये था हमारा
हड़प्पा के बारे में दूसरा लेक्चर, अब इसी तरह से हमारा हड़प्पा के बारे में तीसरा लेक्चर और आएगा, जिसमें हम आपको हड़प्पा के जो व्यापार हुआ करते थे यूनान के साथ और तमाम और जो उस समय जो संस्कृतियाँ थी डेवलप हुई थी, उन सब के साथ भी जो हड़प्पा वासियों के, हड़प्पा के लोगों के जो व्यापार हुआ करते थे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।